हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि हम लगातार ये तीसरी वीडियो बना रहे हैं, मैराथन वीडियो। किसकी दोस्तों? आपके हिंदी साहित्य के इतिहास की। देखिए, पहला वीडियो हमने बनाया था दोस्तों आदिकाल के ऊपर, पूरा संपूर्ण आदिकाल हमने एक ही वीडियो में समेट दिया। उसके बाद हमने दूसरा वीडियो बनाया था भक्ति काल के ऊपर, पूरा का पूरा संपूर्ण वीडियो हमने भक्ति काल में सब कुछ मतलब कि कवर कर लिया था। और आज ये तीसरा वीडियो हमारा रीतिकाल का है दोस्तों। ये संपूर्ण मैराथन रीतिकाल का होगा और इसके बाद एक और वीडियो आएगा आपका आधुनिक काल का। तो उस वीडियो में हम पूरा आधुनिक काल समाप्त कर देंगे, यानी केवल 4 वीडियो में दोस्तों हम चारों काल समाप्त कर देंगे। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास हम इन्हीं 4 वीडियो में देख लेंगे। देखिए, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे तीनों के तीनों वीडियो एक क्रम में लगे हुए दोस्तों। और आपको बता दें, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपको इससे अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, आज ये हमारा तीसरा वीडियो दोस्तों। अगर इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और आपको बता दें कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हमारे दूसरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम ये है आपका ज्ञान एजुकेशन आरबीएल दोस्तों। इस पर हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ा दी है यूपीएसआई लेवल की। अगर आप यूपीएसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम रीतिकाल मैराथन के बारे में। ठीक, तो रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि आदिकाल और आपका आदिकाल होगा, भक्तिकाल वो समाप्त हो चुका है, तो रीतिकाल शुरू करते हैं। तो देखिए, रीति का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे रीति का अर्थ क्या होता है दोस्तों। पद्धति। जो रीति होती है इसका मतलब क्या होता है, पद्धति दोस्तों। ठीक है, अब देखिए समझिएगा रीतकाल का मतलब क्या हुआ। देखिए, रस हो गया, अलंकार हो गया, गुण हो गया, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों के विवेचन करते हुए, उनके लक्षण बताते हुए रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया। इन नायिका के जो काव्यांग थे दोस्तों, उनके विवेचन करते हुए रस के द्वारा, अलंकार के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, गुण के द्वारा, तो यही सब जो लक्षण बनाते हुए जो रचनाएं की गई दोस्तों, उसे ही रीतकाल नाम दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए हम देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने सबके नाम देखे थे कि किसने क्या नाम दिया, तो उसी प्रकार हम रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार देखेंगे किस विद्वान ने रीतिकाल को क्या कहा है दोस्तों। तो देखिए, हम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन, देखिए डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या बोला है रीतिकाल को, तो इन्होंने रीत काव्य कहा है। यानी क्वेश्चन आएगा कि रीतिकाल को रीत काव्य किसने कहा, तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वही क्वेश्चन आएगा कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो आप बता देना मिश्र बंधु द्वारा रीतिकाल को अलंकृत काल कहा गया। अब रीतिकाल किसने नाम दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया। और आपको बता दें, क्वेश्चन आया कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को दोस्तों श्रृंगार काल कहा। वही बात करते हैं कि रीतिकाल को कला काल किसने कहा, तो किसने कहा, डॉक्टर राम शंकर शुक्ल ने रीतिकाल को दोस्तों कला काल नाम दिया। ठीक है, वही त्रिलोचन ने क्या नाम दिया है रीतिकाल को, तो अंधकार काल नाम दिया। किसने, त्रिलोचन ने दोस्तों रीतिकाल को अंधकार काल नाम दिया है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और अच्छे से आपको याद भी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है। हमने बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को कवर किया है। चलिए अब आगे देखते दोस्तों। अब देखिए, रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कोई देखिए, अब देखिए कौन किस प्रकार से किसको प्रवर्तक मानता है। अब देखिए कृपाराम को कौन, देखिए कृपाराम को प्रवर्तक माना गया। इनका रचना काल क्या है, 1541। ठीक है, किसने माना वो हम उसके बारे में पता नहीं, और किस दृष्टि से माना गया, तो एक कालक्रम की दृष्टि से आपको पूछा है। कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो कृपाराम। ठीक है, इन्होंने रचना काल कब से शुरू की, रचना कब से शुरू की, 1541 में। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें, क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो केशवदास जी। क्या, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो केशवदास जी हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1555 से 1617 तक। और किसके आधार पर दोस्तों, तो रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से
डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। ठीक, अब वही चिंतामणि की बात करते हैं तो आपको बताना है कि 1643 में इनकी रचनाकार है चिंतामणि की। और दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। किस दृष्टि से दोस्तों, तो अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को दोस्तों रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अब देखिए हम रीतिकाल का विभाजन देखते हैं कि रीतिकाल को हम कितने भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि रीतिकाल को दोस्तों हम 3 भागों में मुख्यतः बांटते हैं और उन्हीं 3 भागों में हम इनको पढ़ेंगे भी। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। 3 भागों में इनको बांटेंगे। उसके पहले हम ये देखेंगे दोस्तों कि किस कवि ने इसको किस आधार बांटा है और किसने इसको किस तरीके से रखा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब कि दिक्कत होने वाली है। उसके पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप जो सब चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, यानी हमने जो आदिकाल पढ़ाया है, भक्ति काल पढ़ाया और रीत काल पढ़ा रहे हैं या फिर आधुनिक काल पढ़ाएंगे, तो अगर इनकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो देखिए हमने एक ई बुक लॉन्च की है दोस्तों। ये देखिए हमारी ई बुक है जो कि नेट टेट है ना, नेट होगा, टीजीटी होगा, पीजीटी होगा, यूपीएसआई होगा, लेखपाल होगा, सी टेट होगा, यूपी टेट होगा, सुपर टेट होगा और जो भी आपके टीचर की वैकेंसी है दोस्तों उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। ये ई बुक है, आपको पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त करवा दी जाएगी। कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे आपको? इसके लिए आपको 50 रुपए पे करने होंगे हमें गूगल पे या फिर पेटीएम के द्वारा। देखिए इस पर आपको मिलेगा क्या क्या, तो इस ई बुक में आपको दोस्तों सभी प्रकार के पुरस्कार मिल जाएंगे। लगभग 8 तरीके के पुरस्कार हमने इसमें शामिल किए, जैसे ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया दोस्तों, मंगला प्रसाद पारितोषिक हो गया, भारत भारती हो गया, सलाहकार सम्मान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के टोटल 8 पुरस्कार होंगे दोस्तों। कवि और उनके उपनाम, किस कवि का कौन सा उपनाम है दोस्तों, इसके लिए बहुत ही बढ़िया हमने छांटे। और सबसे बड़ी चीज बता दें, सबसे अच्छी चीज बता दें कि कौन हिंदी में क्या प्रथम है, जैसे प्रथम रचना कौन सी, प्रथम नाटक कौन सी है। तो इस प्रकार के आपको लगभग 125 प्लस पॉइंट मिल जाएंगे कि हिंदी में प्रथम क्या है। तो ये चीजें आपको बहुत ही कम में देखने को मिलेंगी, मतलब हमने बहुत ही यूनिक तरीके से उनको ढूंढा है दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों कवि और उनकी रचनाएं मिल जाएंगे, उनके जन्मस्थान मिल जाएंगे और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपको इसमें मिल जाएगा। नहीं, इतना सब कुछ आपको केवल 50 रुपए में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, अगर आप इच्छुक हैं तो हमें इस नंबर पर क्या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, और इसी नंबर पर आप हमें पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज करके ये बुक आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अब देखिए विभिन्न आलोचकों द्वारा दोस्तों रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण, कि विभिन्न आलोचकों ने रीतिकाल को किस प्रकार से बांटा है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहले हम देखते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन देखते हैं अगर रीतिकाल का, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को केवल 2 भागों में बांटा। देखिए वो जो 3 भागों में है दोस्तों, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतबद्ध। ठीक, तो वो अलग चीज है। हम पहले देखते हैं किस कवि के अनुसार किसने कितने भागों में बांटा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 2 भागों में बांटा है। पहला क्या भाग बांटा था, रीत ग्रंथकार, इसमें उन्होंने लगभग 57 कवियों का उल्लेख किया और एक था अन्य कवि। ठीक, तो ये हो गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है दोस्तों। चलिए अब अगला देखते दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का विभाजन। तो आपको बता दें इन्होंने रीतकालीन कवियों का वर्गीकरण 3 भागों में किया। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोस्तों इनका कुछ हद तक मानक है। ठीक है, तो आपको बता दें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का विभाजन क्या है। इन्होंने रीतकालीन कवियों को 3 भागों में बांटा। पहला होगा रीतबद्ध, जिसमें इन्होंने केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतिराम, देव, भिखारी और पद्माकर को रखा। और रीत सिद्ध में इन्होंने बिहारी दास को रखा। और तीसरा क्या है, रीत मुक्त। 3 भागों में बांटा, रीत सिद्ध, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। तो रीत मुक्त में किसको रखा है इन्होंने? शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, रसकान, बोधा और दुजदेव को रखा। ठीक है, तो ये होगा विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार। अब देखिए बच्चन सिंह के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो बच्चन सिंह के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने कितने भागों में बांटा। तो आपको बता दें बच्चन सिंह ने इसे 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया। पहला है बद्ध रीत कवि, इन्होंने रीतिबद्ध ना करके बद्ध रीत कवि बताया। और देखिए बद्ध रीत कवि को फिर से इन्होंने 2 भागों में बांटा। एक होगा रीत चेतस और दूसरा होगा काव्य चेतस। तो रीत चेतस के अंतर्गत चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारी दास और प्रताप शाही और ग्वाल को रखा। वहीं काव्य चेतस में दोस्तों भूषण, मतिराम,
देव पद्माकर को रखा। तो आपको बता दें कि इन्होंने दो भागों में बांटा, पहला रीत बद्ध रीत कवि, जिसमें दो भाग और कर दिए इन्होंने, रीत चेतस और काव्य चेतस। तो और दूसरा क्या है दोस्तों, आपको बता दें दूसरा क्या है, रीत मुक्त। क्या, रीत मुक्त दोस्तों, सॉरी मुक्त रीति, उल्टा कर दिया इन्होंने, मुक्त रीत कर दिया। और इसको भी दो भागों में बांटा, क्लासिकल काव्य धारा जिसमें बिहारी को रखा, और स्वच्छंद काव्य धारा जिसमें आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव को रखा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का विभाजन दोस्तों देखते हैं। अब डॉक्टर नगेंद्र ने इसे 3 भागों में बांटा। रीत काल को दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने 3 भागों में बांटा है। पहला क्या है, रीति कवि। क्या, रीति कवि। अब इन्होंने पहला जो रीति कवि दोस्तों इसको 2 भागों में बांट दिया। तो रीत कवि को तो इन्होंने 2 भागों में बांटा है। तो कौन कौन सा, पहला भाग कौन सा, सर्वांग निरूपक कवि। अब इसके अंतर्गत देखिए किसे उसको रखा है, तो चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीर दास, ग्वाल और प्रताप को रखा। किसके अंतर्गत, रीति कवि के पहले पार्ट यानी सर्वांग निरूपक कवि के अंतर्गत। अब देखिए दूसरा है विशिष्टांग निरूपक कवि। इसमें इसके 4 भेद, 4 उपभेद कर दिए। यानी कि देखिए रीत कवि के पहले 2 किए, अब 2 में सर्वांग निरूपक हो गया और दूसरा का विशिष्टांग निरूपक। तो विशिष्टांग निरूपक के भी 4 भेद कर दिए इन्होंने, 4 भेद कर दिए। उसमें से देखिए पहला है सर्वरस निरूपक कवि। इसके अंतर्गत तोष को रखा, सुखदेव मिश्र को रखा, रसलीन को रखा, पद्माकर, राम सिंह उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खां और बेनी प्रसाद को। और दूसरा क्या था, श्रृंगार रस निरूपक कवि। इसके अंतर्गत मतिराम, कृष्ण भट्ट, देव ऋषि को। और छंदो निरूपक कवि में भूषण, मतिराम, सुखदेव, माखन, दशरथ और राम सहाय को रखा। और वहीं अलंकार निरूपक कवि में दोस्तों भूषण, मतिराम, जसवंत सिंह, गोप, रसिक, सुमति और रघुनाथ, बंदीजन, दुल्हा, रसरूप, पद्माकर, सेवादास और गिरधर दास को रखा। भाई दूसरा क्या था इनका, तो रीत मुक्त। रीत मुक्त में दोस्तों शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव को रखा। और वहीं रीत सिद्ध कवि में दोस्तों सेनापति, बिहारी, रसनिधि, वृंद, रपुशंभु, ठीक है, और नेवाज, कृष्ण कवि, हठी जी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश और बेनी को रखा। तो हमने बता दिया। इसमें देखिए इन्होंने क्या रखा, थोड़ा कंफ्यूज मत होइए कि डॉक्टर नगेंद्र 3 भागों में बांटा। पहला रीत कवि, ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों रीत मुक्त कवि, और तीसरा है रीत सिद्ध कवि। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि रीत कवि को दोस्तों फिर से इन्होंने 2 भागों में बांटा, पहला सर्वांग और दूसरा विशिष्टांग। फिर से विशिष्टांग को 4 भागों में बांट दिया, सर्व रस निरूपक कवि, और फिर श्रृंगार रस निरूपक कवि, फिर छंदो निरूपक कवि और फिर अलंकार निरूपक कवि। तो ये आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके रीतिबद्ध के बारे में, फिर रीत सिद्ध के बारे में, फिर रीत मुक्त के बारे में। तो चलिए पहले हम रीतबद्ध के बारे में देखेंगे। देखिए जिन कवियों ने रीत निरूपक ग्रंथों की रचना की उन्हें लक्षण काव्य ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ काव्य या रीतबद्ध कवि कहा जाता है। यानी कि देखिए दोबारा देख लेते हैं रीतबद्ध कवि के बारे में कि जिन कवियों ने रीत निरूपण ग्रंथों की रचना की उन्हें लक्षण ग्रंथ काव्य या रीतबद्ध कवि कहा जाता है। चलिए कुछ देखते हैं कवि, उनके जन्म स्थान देखते हैं और जन्म मृत्यु देखते हैं और आश्रय देखते हैं किसके यहाँ वो आसीन थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहले क्या है चिंतामणि। दोस्तों चिंतामणि जन्म 1609 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1685 में। कहाँ हुआ था, तिकुआपुर में इनका जन्म हुआ था। और किसके दरबारी थे, तो शाहजी भोसले और शाहजहां के दरबारी थे। वही बात करते हैं दोस्तों भूषण की, तो भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में और मृत्यु 1715 ईस्वी में तिकुआपुर में हुआ था दोस्तों। और ये शिवाजी और छत्रसाल के क्या थे दोस्तों, आश्रयदाता, उनके यहाँ आश्रय थे दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर मतिराम की बात करते हैं 1617 ईस्वी में उनकी जन्म हुआ था तिकुआपुर में दोस्तों। और ये किसके यहाँ दरबारी थे दोस्तों, तो आपको बता दें जहांगीर हो गए, ज्ञानचंद्र के यहाँ, भाव सिंह के यहाँ और स्वरूप सिंह के यहाँ, स्वरूप सिंह बुंदेला के यहाँ दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जसवंत सिंह की बात करते हैं। तो दोस्तों ये इनका जन्म 1626 ईस्वी में और मृत्यु 1668 ईस्वी में, 88 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, मारवाड़ में। और आपको बता दें ये स्वयं मारवाड़ी नरेश ही थे, ये खुद राजा थे स्वयं। ठीक है, अब देखिए सुखदेव मिश्र दोस्तों, इनकी बात करते हैं, ये हमारे रायबरेली थे दोस्तों। ठीक है, कहाँ के थे, ये हमारे जिला रायबरेली के हैं दोस्तों। ठीक, जो कि ज्ञान आरबीएल में आरबीएल लिखा ना वो रायबरेली ही है। ठीक है, बहुत से बच्चे पूछा करते हैं। ठीक है, तो रायबरेली थे दोस्तों। ये किसके यहाँ रहते थे, तो भगवंत राय खाची के यहाँ, राव मर्दन सिंह के यहाँ और देवी सिंह के यहाँ,
या फिर फाजिल अली के यहाँ। ठीक है, अगले हैं कुलपति मिश्र दोस्तों, इनका जन्म आगरा में हुआ था और ये राम सिंह के यहाँ रहते थे। अगले हैं देव, तो इनका जन्म 1673 से 1767 के बीच, ठीक है, इनका कार्यकाल रहा। और इनका जन्म इटावा में हुआ दोस्तों। किसके किसके यहाँ रहे हैं, तो आजम शाह, भवानी दत्त और कुशल सिंह के यहाँ। वहीं भिखारी दास की बात करते हैं, इनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ दोस्तों, और ये हिंदूपत सिंह के यहाँ रहते थे। अगला देखते हैं दोस्तों पद्माकर सिंह, तो पद्माकर सिंह का जन्म कब हुआ दोस्तों, 1753 में, और मृत्यु 1833 में। बांदा में इनका जन्म हुआ दोस्तों, और ये किसके यहाँ रहते थे, तो रघुराव अप्पा या फिर परीक्षित और दौलत राव सिंधिया आदि के यहाँ रहते थे। दोस्तों आपको बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना। किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को दोस्तों रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। आपको बता दें कि चिंतामणि के सहोदर दोस्तों कौन कौन से थे दोस्तों, सहोदर मतलब एक ही उदर से जन्म लेने वाले, मतलब सगे भाई कौन कौन से थे, तो मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी और चिंतामणि, ये क्या थे दोस्तों, सहोदर थे दोस्तों, क्या सहोदर थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कि दोस्तों पूछा जाएगा कि भूषण वीर रस के कवि थे। कौन थे, भूषण जी जो थे दोस्तों, भूषण कवि थे, वो वीर रस के कवि थे। और दोस्तों चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र, क्या चित्रकूट के एक राजा थे जिनका नाम था सोलंकी राजा रुद्र, उन्होंने ही इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। यानी कि भूषण की उपाधि किसने दी दोस्तों, तो सोलंकी राजा रुद्र ने दोस्तों। अब देखिए गणपत चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम क्या बताया था, कि इनका मूल नाम क्या है, पतिराम या फिर मणिराम है दोस्तों। तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका नाम घनश्याम बताया। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं कि भूषण का नाम क्या है, घनश्याम है दोस्तों। ठीक, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि गणपत चंद्रगुप्त पतिराम या फिर मणिराम कहते हैं, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं, घनश्याम नाम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए मतीराम के ग्रंथ की देख लेते हैं, बात कर लेते हैं रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो फूल मंजरी, रसराज, ललित लाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सतसई, अलंकार, पंचाशिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार किसकी है दोस्तों, तो मतीराम जी की रचनाएं हैं। तो समझ गए होंगे। अब देखिए रीतिबद्ध उनके कवि कुछ और ग्रंथ देखते हैं, तो इनके बारे में तो हम देख ही चुके हैं दोस्तों। ठीक है, मतीराम के बारे में देख चुके हैं, फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। दूसरे हैं दोस्तों जसवंत सिंह, क्या दोस्तों इनका नाम क्या है, जसवंत सिंह। तो इनके बारे में हम देखते हैं, इनकी कौन कौन सी रचना है। तो भाषा भूषण हो गया, प्रबोध चंद्रोदय हो गया, अप्रोच सिद्धांत हो गया, अनुभव प्रकाश हो गया, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार हो गया। वही बात करते हैं सुखदेव मिश्र दोस्तों, हमारे रायबरेली वाले, तो इनकी रचनाएं कौन सी है, व्रत विचार हो गया, छंद विचार हो गया, फाजिल अली प्रकाश, फाजिल अली के यहाँ रहते थे तो उन्हीं के बारे में लिखा, फाजिल अली प्रकाश। रसावरण हो गया दोस्तों, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश और दशरथ राय दोस्तों। वहीं अगले हैं कुलपति मिश्र दोस्तों, इनकी क्या थी, रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तरंगड़ी, नखशिख और संग्राम सार दोस्तों। वहीं देव की बात करते हैं, जिनका पूरा नाम देवदत्त है, तो इनकी रचनाएं कौन सी हैं, तो भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, देव शतक और सुजान विनोद दोस्तों। वहीं अगर बात करते हैं रसलीन की दोस्तों, तो अंग दर्पण और रस प्रबोध। वहीं बात करते हैं भिखारी दास की दोस्तों, तो इनकी कौन सी रचनाएं थी, तो नामकोश, रस सारांश और उसके अलावा दोस्तों छंदावरण, पिंगल और काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज सतिका अमर कोश दोस्तों किसकी है, तो भिखारी दास की है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पद्माकर की देखते हैं दोस्तों, तो हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरदावली और कली पच्चीसी, राम रसायन और अली जाह प्रकाश दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। भूषण की बात करते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भूषण के बारे में, तो शिवराज भूषण, शिवा बामनी और छत्रसाल दत्त, बहुत बार पूछा गया शिवा बामनी दोस्तों, तो ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, वहीं चिंतामणि की बात करते हैं, तो रस विलास, छंद विलास, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कपिकुल कल्प तरु दोस्तों पूछा था ये, कृष्ण चरित, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण। ठीक दोस्तों, तो ये आपको याद रख लेना है रचनाएं। ठीक है, अब देखिए रसलीन का मूल नाम क्या है, गुलाब नमी।
क्या था उनका दोस्तों, गुलाब नबी था। और ये बता दें कि ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे दोस्तों। और एक चीज बता दें कि जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि थी। किसने दोस्तों, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को दोस्तों कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। और आपको बता दें कि भिखारी दास ने ही सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया है। किसने किया है, तो भिखारी दास ने। ठीक है, चलिए अब देखिए, माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहक, मोहन, सुरस और तरल गति, सदा गति, सुबल, प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया है दोस्तों। तो ये चीज आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए अब अगले हैं दोस्तों रीत सिद्ध कवि के बारे में। देखिए रीत सिद्ध कवि के बारे में देखेंगे। अब देखिए, जिन कवियों ने, क्या दोस्तों, कि जिन कवियों ने रीत निरूपक ग्रंथों की रचना नहीं की लेकिन रीत की जानकारी का उपयोग करते हुए अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, उन्हें रीत सिद्ध कवि कहा जाता। और इनमें किसको प्रमुख माना गया, बिहारी लाल को दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिहारी लाल के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो इनका, बिहारी लाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1595 से लेकर के 1663, यानी 1595 का जन्म हुआ और 1663 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुआ जन्म, तो कहाँ हुआ, तो गोविंदपुर में। कहाँ दोस्तों, गोविंदपुर में। पिता का नाम क्या था, केशवदास, और गुरु कौन से थे, तो नरहरिदास। का पिता केशवदास और गुरु नरहरिदास। आश्रयदाता किसके यहाँ थे, तो महाराजा जयसिंह के यहाँ दोस्तों। और रचना कौन सी, एकमात्र रचना इन्होंने की थी, बिहारी सतसई दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी कवि माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र इन्हें ध्वनिवादी स्वीकार करते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी लाल को कौन सा कवि मानते हैं, तो रसवादी, और नगेंद्र क्या मानते हैं, ध्वनिवादी कवि। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए, श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी। तो याद रखेंगे चीजें कि किसने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी, तो श्री राधा चरण गोस्वामी ने। अब देखिए, ग्रियर्सन क्या कहते हैं दोस्तों, कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं दोस्तों। वैसे वाकई में बिहारी सतसई सतसैया के दोहरे, जो नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, बहुत ही ज्यादा गागर में सागर उसमें समाया हुआ था। ठीक है, आपको बता दें कि बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं। और बिहारी के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई का टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी। किसमें, सवैया छंद का प्रयोग किया और जो लैंग्वेज थी दोस्तों ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इन्हीं के लड़के ने, किसके, बिहारी लड़के कृष्णलाल कवि ने दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, बिहारी सतसई का संस्कृत में अनुवाद किसने किया, तो पंडित परमानंद ने। याद रखें, तो बिहारी सतसई दोस्तों, उसका संस्कृत में अनुवाद किसने किया, तो पंडित परमानंद ने किया। किस नाम से किया, तो श्रृंगार सप्तशती। याद रखेंगे, देखिए संस्कृत में किसने किया, संस्कृत में किसने किया दोस्तों, तो पंडित परमानंद ने। किसने, पंडित परमानंद ने। किस नाम से, तो श्रृंगार सप्तशती, श्रृंगार सप्तशती नाम से दोस्तों। और उर्दू में किसने किया दोस्तों, और जो बिहारी सतसई दोस्तों, उसका उर्दू में अनुवाद किसने किया, तो मुंशी देवी प्रसाद ने। किस नाम से, गुलदस्त बिहारी नाम। दोबारा सुनेंगे कि जो बिहारी सतसई दोस्तों, इसका संस्कृत में अनुवाद किसने किया, तो पंडित परमानंद ने किया। किस नाम से, जब संस्कृत में अनुवाद कर दिया बिहारी सतसई, तो कौन सा नाम रखा, तो श्रृंगार सप्तशती रखा। और दोस्तों उर्दू में अनुवाद किसने किया बिहारी सतसई का, तो मुंशी देवी प्रसाद ने। किस नाम से, तो गुलदस्त बिहारी के नाम से। ठीक है, तो ये आपके लिए दोनों के दोनों फैक्ट अच्छे लग रहे थे। ठीक, तो याद रखेंगे। अब दूसरे कवि हैं ब्रंद के बारे में देखते हैं। ब्रंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेडवे में हुआ था दोस्तों, तथा इनके पिता का नाम श्री रूप था दोस्तों। ब्रंद दोस्तों औरंगजेब तथा किशनगढ़ के राजा महाराज सिंह के यहाँ आश्रित थे। यानी किसके किसके यहाँ, तो औरंगजेब और राज सिंह के यहाँ आश्रित रहते थे। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो 12 मासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सतसई दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखते हैं तो कवियों की बात करते हैं अगर दोस्तों, इसके अलावा आपके रीत सिद्ध कवि कौन कौन से हैं दोस्तों, तो उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो रसनिधि हो गए। तो रसनिधि की रचनाएं देखते हैं जिनका नाम, सही नाम क्या है, पृथ्वी सिंह। तो इनकी रतन हजारा, विश्वपद कीर्तन, कवित्व हो गया, 12 मासा और रसनिधि सागर और हिंडोला हो जाएगा। वहीं नेवाज की बात करते हैं शकुंतला नाटक, और हठी जी की बात करते हैं श्री राधा सुधा शतक दोस्तों। ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
चलिए अब तीसरे कवि कौन से थे, तो रीत मुक्त कवि, और ये अंतिम है ना। तो तीसरे कौन है दोस्तों, रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीत मुक्त। तो हम आप रीत मुक्त के बारे में देखेंगे। देखिए जिन कवियों ने ना तो रीत निरूपण ग्रंथों की रचना की और ना ही रीत की जानकारी का उपयोग करते हुए काव्य रचना की, बल्कि जिन्होंने रीत के बंधन से पूर्णतः मुक्त होकर श्रृंगार परक कविताएं लिखी, वे ही रीत मुक्त कहलाए। यानी रीत से मुक्त, रीत से अलग हो गए दोस्तों, वही रीत मुक्त कवि कहलाए। तो चलिए देखते हैं आलम के बारे में। पहले कौन है मेन, आलम है दोस्तों। आलम जात के ब्राह्मण थे। कौन से जात के थे दोस्तों, ये आलम ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन, क्या शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह करके वो मुसलमान बन गए थे। ठीक है, देखिए इनके इतने तगड़ा प्यार सवार था कि उन्होंने शेख रंगरेजिन से ब्याह करके दोस्तों ये मुसलमान हो गए थे। ठीक है, अब देखिए आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम, क्या बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रम में रहते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि जो आलम है दोस्तों ये किसके साथ रहते थे, तो औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के साथ में रहते थे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए प्रमुख कृतियां कौन सी आलम की, तो प्रमुख कृतियों के बारे में बात करते हैं अगर आलम जी की, तो कौन कौन से, आलम केली हो गया, माधवा नल काम कंदला हो गया, सुदामा चरित हो गया और श्याम सनेही हो गया। दूसरे कवि हैं दोस्तों घनानंद। देखिए घनानंद का जन्म कब हुआ, 1689 में, मृत्यु 1739 में। कहाँ हुआ, तो बुलंदशहर में दोस्तों। आश्रयदाता किसके थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला, यानी मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे दोस्तों। इनकी कृतियों की बात करते हैं घनानंद की दोस्तों, सुजान सार हो गया, इश्क लता हो गया, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलवल्ली और यमुना यस। दोस्तों ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख कृतियां हैं। वही बात करते हैं बोधा जी की। दोस्तों बोधा का वास्तविक नाम क्या था, बुद्धसेन था। क्या नाम था, बुद्धसेन था दोस्तों। और ये पन्ना जो पन्ना के नरेश थे, पन्ना के राजा थे, क्या नाम था उनका, खेत सिंह ने इनका नाम बोधा रखा था। ठीक है, देखिए पहले इनका नाम बुद्धसेन था और इनका नाम बोधा किसने रखा, तो खेत सिंह जो राजा थे दोस्तों, पन्ना के, मध्य प्रदेश के पन्ना के जो राजा थे दोस्तों खेत सिंह, उन्होंने इनका नाम बोधा रखा। अगर बोधा की हम रचनाओं की बात करते हैं तो विरह वारिस और इश्क नामा क्या है, बोधा की रचनाएं। अगला देखते हैं दुजदेव। दुजदेव अयोध्या के महाराज थे दोस्तों। कौन थे, अयोध्या के ये महाराज थे दोस्तों, कौन, दुजदेव। और दुजदेव की अगर रचनाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी रचनाएं कौन सी है दोस्तों, तो श्रृंगार लतिका हो गया और श्रृंगार बत्तीसी हो गया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज की जो रीतिकाल था ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, इसीलिए ये आज समाप्त हो गया है। ठीक है, हम दोबारा आपको बता दें कि अगर आप ये हिंदी की हमारी PDF यानी कि ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं हिंदी साहित्य की, तो इसे आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसे आप परचेज करते हैं, ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें आपको सभी प्रकार के साहित्य मतलब सभी प्रकार के पुरस्कार मिल जाएंगे, कवि और उनके उपनाम मिल जाएंगे, जन्मस्थान मिल जाएंगे, रचनाएं मिल जाएंगी और संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो हमने पढ़ा दिया, जो नहीं पढ़ा है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा दोस्तों जो हिंदी में प्रथम क्या, कौन सी कहानी है, कौन सी रचना, कौन से प्रथम कवि हैं, कौन सी कवित्री है दोस्तों, सब कुछ मिल जाएगा। इस तरीके का लगभग 125 प्लस क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिल जाएगी हिंदी में प्रथम क्या है दोस्तों। अगर आप परचेज करना है तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं 7905419251 पर दोस्तों। देखिए अगली क्लास हम लेकर के आएंगे जल्द ही। ठीक है, और आपको बता दें अगर आप हिंदी संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं आप हमारे दूसरे चैनल पे जाएंगे जिसका नाम क्या है, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। इसको आप सर्च करते हैं दोस्तों, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, तो बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया संपूर्ण हिंदी दोस्तों आपके UPSI लेवल की। तो इस पर जाइएगा, ये आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021 के नाम से दोस्तों। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर देखिए वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।